नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने कवि वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में पढ़ेंगे। कॉलरिज बहुत महत्वपूर्ण कवि एवं आलोचक के रूप में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे मामलों में वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा को ले करके इतना अतिरेक से अपनी बातों को कह दिया है जिसे आगे जा कर के बहुत सारे विद्वान काटते हैं या उसे गलत साबित करते हैं। तो उन्हीं में से कॉलरिज भी है। हालांकि आपने पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के मित्र थे। प्रथम जब उनकी कविता संकलन की रचना आई थी वर्ड्सवर्थ की, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स, इसमें ना केवल वर्ड्सवर्थ की बल्कि कॉलरिज की कविताएं भी शामिल थी। दोनों ने मिलकर के इन रचनाओं का संकलन किया था और वर्ड्सवर्थ ने इसका प्रकाशन किया था। लेकिन बाद में जाकर के कॉलरिज वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं से जो उन्होंने काव्य भाषा के संबंध में दी थी वर्ड्सवर्थ ने, तो उनकी सभी मान्यताओं में कुछ मान्यताओं को बिल्कुल खारिज कर दिया कॉलरिज में बाद के समय में जाकर के। और आज हम इसी दृष्टि से इसी विषय पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की किन मान्यताओं को काट दिया। वही कॉलरिज जो एक समय वर्ड्सवर्थ के साथ मिल करके काव्य रचना का सृजन करते हैं। तो आज हम सैमुअल टेलर कॉलरिज को पढ़ेंगे। पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो वर्ड्सवर्थ के ऊपर है, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा से संबंधित क्या विचारधाराएं थी जिसको कॉलरिज ने काटा। तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और प्लेलिस्ट में भी आपको अब तक की मेरी सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। सभी वीडियोस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी हिंदी विषय से परीक्षा की तैयारी के लिए सभी वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ आप सबको। तो देखेंगे सबसे पहले सैमुअल टेलर कॉलरिज का पूरा नाम था और अब देखेंगे इनका संक्षिप्त परिचय। तो जीवन परिचय में सन 1772 ईस्वी से 1834 ईस्वी कॉलरिज का समयकाल रहा है। कितना? 1772 से 1834 ईस्वी। ये भी इंग्लैंड के थे। इनका जन्म स्थान है कॉलरिज का इंग्लैंड। मित्र थे वर्ड्सवर्थ के। और इनकी प्रमुख जो रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसको बहुत अच्छे से टिक करके रखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ कॉलरिज का है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण कुछ गद्य रचनाओं को भी हम देखेंगे। देखिए, कॉलरिज की सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। इनकी रचनाएं हैं द फ्रेंड 1817 ईस्वी, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 ईस्वी, चर्च एंड स्टेट 1830 ईस्वी, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840 ईस्वी। तो आप देख सकते हैं कि कई बार विभिन्न परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछा गया है, तो ज़रूर से इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे। क्या थे? प्रत्ययवादी थे। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जो तत्व दर्शन पे अधिक विश्वास रखता है, जो कह सकते हैं ईश्वर पर, कल्पना पर अधिक विश्वास रखता है, वो होता है प्रत्ययवादी। और दर्शन की दृष्टि से देखें तो प्रत्ययवाद एक प्रकार का दार्शनिक सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि हमारा जो समस्त ज्ञान है वो विचारों से उत्पन्न होता है। विचार अर्थात आइडिया से उत्पन्न होता है, कल्पना से उत्पन्न होता है, भौतिक जगत के पदार्थों से नहीं होता है। इनको एक तरीके से जैववादी भी कह सकते हैं। तो कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी जो भी धारणाएं थी वो जैववादी सिद्धांत पर आधारित थी। जैववादी सिद्धांत अर्थात जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का निर्माण उसके विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार काव्य का निर्माण भी शब्द, पद, वाक्य, छंद, अलंकार, इन सब से मिल करके काव्य की रचना होती है। तो कॉलरिज का काव्य संबंधी जो अवधारणा है वो इसी जैववादी सिद्धांत पर आधारित है कि जिस प्रकार जीव के शरीर का निर्माण होता है विभिन्न अंगों के मिलने से, उसी प्रकार काव्य का निर्माण होता है विभिन्न छंद, अलंकार,
अलंकार, शब्द, भाषा, इन सब के आपस में मिलने से। तो कॉलरिज का ये प्रत्ययवादी सिद्धांत और जयवादी सिद्धांत तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वो खुद ही प्रत्ययवादी थे, प्रत्यय का अर्थ आपने देखा तत्व, और जयवादी का सिद्धांत का अर्थ यानी कि पूरी तरीके से जीववाद पर आधारित था। कॉलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न होती है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है। अब ध्यान दीजिएगा कि कविता वैसे भी बहुत सूक्ष्म चीज़ होती है, बहुत आंतरिक वस्तु है कविता, और वैज्ञानिक जो कृतियां हैं वो सभी तर्क पर आधारित होती है। कविता आंतरिक होती है, कविता में कोई तर्क नहीं होता। तो कॉलरिज कहते हैं कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न होती है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी परेशानी आती है, आप जीवन में हताश हो जाते हैं, तो आप किसी भी कला को, किसी भी काव्य को, ऐसे किसी काव्य को पढ़ेंगे जो आपको प्रेरित कर दे, तो आप में एक नया जोश आ जाएगा, एक नई स्फूर्ति आ जाएगी, काम करने की आपको एक तरीके से नवीन ऊर्जा मिल जाएगी। ये काम करती है कविता, और ये आनंद का एक रूप है। आप चाहे तो दुख में किसी एक दूसरे प्रकार की कविता पढ़ सकते हैं जो आपको सुख प्रदान करती हो, हताशा में एक दूसरे प्रकार की कविता पढ़ सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा प्रदान होती हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता का प्रयोजन ही होता है कि वह आपको तात्कालिक सुख प्रदान करे, सत्य नहीं। और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है, रचना के सभी प्रकार अर्थात काव्य के अतिरिक्त बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे गद्य की विधा है, काव्य की भी बहुत सारी विधाएं हैं। तो इन सभी विधाओं से केवल अंतर यही है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए, चाहे जो भी विधा हो काव्य की। प्रयोजन बस इतना ही है कि उन सबसे क्या प्राप्त होना चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए, जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। अर्थात इनके जो सभी अवयव हैं काव्य के या रचना के, उनसे बस स्पष्ट संतुष्टि या स्पष्ट आनंद उसी के अनुरूप मिलनी चाहिए, काव्य के अनुरूप। केवल कविता का या काव्य का या किसी भी रचना का यही प्रयोजन होना चाहिए, कॉलरिज ने ऐसा कहा है। और इसी काव्य की रचना के लिए देखिए कॉलरिज ने प्रतिभा और प्रज्ञा में निम्न अंतर भी बताया। आपको पता ही है कि प्रतिभा क्या होती है, आंतरिक होती है, सहज होती है, नैसर्गिक होती है और जन्मजात होती है, जबकि प्रज्ञा एक प्रकार की समझ होती है जिसमें बाद में जाकर के विकसित भी होती है यह समझ, और इसका कह सकते हैं कि एक प्रकार से संयोजन भी होता है। कैसे हम देखेंगे, प्रतिभा क्या है, सहज है, कल्पना होती है, सृजनाशीलता होती है, मौलिक होती है। तो प्रतिभा सबसे पहली क्या हो गई, सहज हो गई, अर्थात ये सहज रूप में विद्यमान होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रारंभ से ही। इसलिए देखा गया है कि कोई कोई बालक बचपन से ही, जन्म से ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, उसमें कल्पना की सबसे अधिक शक्ति होगी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा वो उतना ही अधिक कल्पनाशील भी होगा। वहीं उसमें सृजनशीलता होती है, अर्थात नवीन निर्माण करने की क्षमता होती है, जिसमें भी प्रतिभा होती है। साथ साथ प्रतिभा जिसमें होगी उसमें मौलिकता होगी, नवीन सृजन करने की शक्ति होगी, मौलिक सृजन। वहीं प्रज्ञा की बात करें जो कि समझ से संबंधित है, यह अर्जित की जाती है। समझ हमें कहीं से भी अर्जित हो सकती है, चाहे यह समझ हमें पुस्तकों से हो, जीवन के अनुभवों से हो, या किसी दूसरे के बताने पर हो। कहने का अर्थ है कि यह प्रज्ञा जो एक प्रकार की समझ है जो कि अर्जित की जाती है। प्रज्ञा के अंतर्गत रम्य कला आता है, रम्य कला जिसे हम ललित कला के नाम से भी जानते हैं और फैंसी के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का फैंसी का अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कला। ठीक है, तो रम्य कला। अगला है संयोजनशीलता, अर्थात प्रज्ञा में संयोजन करने की शक्ति होती है। संयोजन अर्थात एक साथ जोड़ने की शक्ति होती है। जब हमारे अंदर समझ धीरे धीरे विकसित होती जाती है तो धीरे धीरे वो समझ क्या होती है, जुड़ती चली जाती है और हमारे ज्ञान का विस्तार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। चौथा है ये पराश्रित होती है, अर्थात प्रज्ञा दूसरे पर आश्रित होती है। कैसे, चाहे ये पुस्तकों पर आश्रित हो जिसे हम पढ़कर अपने समझ को विकसित करें, चाहे हमारे जीवन के अनुभव जो दूसरों के द्वारा हमें मिले, परिस्थिति से हमें मिले, समय से हमें मिले। तो कहने का अर्थ है कि प्रज्ञा क्या होती है, पराश्रित होती है। हम आगे देखेंगे।
आगे हम देखेंगे कॉलरिज का भाषा संबंधी विचार निम्नलिखित है। अब देखिए भाषा के संबंध में कॉलरिज क्या विचार रखते हैं। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है। शस्त्रागार अर्थात ऐसा कोई जगह जहाँ पर बहुत सारे शस्त्रों को रखा जाता है, तो भाषा मानव के मन में विद्यमान इसी प्रकार शस्त्रागार के रूप में होती है, जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक भी होते हैं और भावी विजय के शास्त्र भी एक साथ रहते हैं। अर्थात इसमें पुराने से लेकर के नवीन सभी शब्दों का समावेश होता है। कॉलरिज के अनुसार काव्य सर्जन का मूल आधार कल्पना है। अब देखिए कल्पना का सिद्धांत तो बहुत प्रसिद्ध है कॉलरिज का, और कॉलरिज कहते हैं इसी कल्पना के संबंध में, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इमेजिनेशन। तो कल्पना के संबंध में कॉलरिज का कहना है कि काव्य का जब सृजन होता है, काव्य का जो निर्माण होता है, तो उसमें सबसे जो मूल आधार होता है, जो मूल इसका जड़ होता है कह सकते हैं, वो क्या है, कल्पना होती है। क्योंकि कल्पना को कॉलरिज ने क्या बताया है, प्रतिभा के अंतर्गत, जो कि किसी व्यक्ति में प्रारंभ से ही विद्यमान होती है और जिसमें जितनी अधिक प्रतिभा होगी वो उतना अधिक कल्पनाशील होगा। और काव्य सृजन के लिए यही कल्पना मूल आधार का काम करती है। कैसे करती है, तो इसको भेद के माध्यम से हम समझेंगे। इसके दो भेद हैं, किसके, कल्पना के। पहला तो है मुख्य कल्पना और दूसरा है गौण कल्पना। मुख्य कल्पना के अंतर्गत हम देखें तो मुख्य कल्पना समस्त जागतिक प्रपंच अर्थात जितने मनुष्य के इंद्रिय गोचर अर्थात इंद्रियों के द्वारा विचरण करने से जो भी उसको बोध होता है, वो सभी को व्यवस्थित रूप में बिंबों के माध्यम से कल्पना ग्रहण करती है, और ये एक प्रकार की शक्ति है मुख्य कल्पना, ठीक है। जबकि गौण कल्पना को ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट कल्पना भी कहा जाता है। और कॉलरिज ने कहा भी है कि ये जो गौण कल्पना होती है, जो विशिष्ट कल्पना होती है, वो केवल कलाकार में विद्यमान होती है। सामान्य जन में ये गौण कल्पना या विशिष्ट कल्पना नहीं होती है। आप जहाँ भी लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वहाँ पे गौण कल्पना के सामने लिख दीजिए कि इसे विशिष्ट कल्पना के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट कल्पना को कॉलरिज में बहुत महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि ये कलाकार के अंदर ही होती है, सामान्य जन के अंदर नहीं होती है। तो जहाँ पर मुख्य कल्पना क्या होती है, समस्त मनुष्य के प्रपंचों का इंद्रिय बोध के माध्यम से बिंब ग्रहण करती है, वहीं गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि होती है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। और यही देखिए काव्यात्मक कल्पना होती है जो कलाकार को कला या काव्य के सृजन में मदद करती है या प्रेरित करती है, गौण कल्पना या विशिष्ट कल्पना। दूसरा अंतर क्या है कि यह अचेतन एवं अनैच्छिक होती है। मुख्य कल्पना अचेतन का अर्थात होता है निर्जीव, तो मुख्य कल्पना क्या हो गई, निर्जीव होती है। और अनैच्छिक अर्थात स्वेच्छा के विरुद्ध, जिसमें स्वयं की इच्छा शामिल न हो, ऐसी होती है मुख्य कल्पना। जबकि गौण कल्पना क्या होती है, इसमें चेतना होती है, ये सजीव होता है और साथ साथ इसमें स्वेच्छा शामिल होती है। वहीं तीसरा जो अंतर है वो है कि यह निर्माण या संगठन का काम करती है मुख्य कल्पना, जबकि गौण कल्पना विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। तो विशिष्ट कल्पना या गौण कल्पना क्या करती है, विघटन भी करती है और संगठन भी करती है, विनाश भी करती है, निर्माण भी करती है। कॉलरिज ने स्वयं कहा है कि ये क्या है, पदार्थ के और मन के बीच के जो भी अंतर होते हैं उसको मिटाती है। ये विरोधों के बीच में एक प्रकार का सामंजस्य, एक प्रकार का एकीकरण स्थापित करने वाली एक शक्ति है। इसीलिए विशिष्ट कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे मुख्य कल्पना और गौण कल्पना के बारे में। हम आगे देखेंगे। आगे कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में लिखा है। अब कल्पना के संबंध में कॉलरिज का पूरा एक विधान है, एक पूरा सिद्धांत है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टि से भी कल्पना। तो कॉलरिज ने कल्पना के संबंध में क्या लिखा है कि इसमें संश्लेषात्मक तथा जादुई शक्ति होती है। इसमें कल्पना में ऐसी शक्ति होती है संश्लेषण करने की, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा कर लेने की, जोड़ देने की एक शक्ति होती है जो विरोधी या विसंवादी धर्मों
धर्मों में संतुलन स्थापित करती है, यानी कि विरोधी जो भी धर्म होते हैं उसमें भी ये सामंजस्य स्थापित करती है। अभी अभी हमने जैसा पढ़ा भी कि ये विनाश और निर्माण दोनों करती है। तो कल्पना में इतनी शक्ति होती है कि दो विरोधी भावनाओं के बीच ये सामंजस्य भी स्थापित कर सकती है और तोड़ भी सकती है। यहाँ पर कल्पना निम्नलिखित विरोधी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करती है, उसके बारे में कुछ शब्द दिए हुए हैं। ये विरोधी शब्द हैं एक दूसरे के, जिनके बीच में कल्पना सामंजस्य स्थापित करती है। इस वीडियो को रोक करके एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे भी कल्पना निम्नलिखित ख वर्ग की तुलना में क वर्ग को गौणता प्रदान करती है। गौण अर्थात विशिष्टता, ठीक है। तो ख वर्ग की तुलना में क वर्ग विशिष्टता प्रदान करती है। तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे इमेजिनेशन, जिसे हिंदी में हम कल्पना के रूप में जानते हैं। तो इमेजिनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के इमेजिनातियो से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतरण कल्पना है। तो ये जो इमेजिनेशन शब्द है अंग्रेजी का, हिंदी में जिसे हम कल्पना के नाम से जानते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो लैटिन के इमेजिनातियो शब्द से हुई है, ध्यान रखिएगा। फैंसी शब्द की उत्पत्ति, अब देखिए फैंसी तो शब्द सभी आजकल बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है आज हम इसे जानेंगे। तो फैंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के फांतासिया से हुई है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है रम्य कल्पना या ललित कल्पना। तो फैंसी भी क्या है? एक प्रकार की कल्पना है। तो फैंसी का हिंदी रूपांतरण क्या है? रम्य कल्पना या ललित कल्पना। रम्य कल्पना की अब कुछ निम्नलिखित हम विशेषताओं को देख लेंगे। यह देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। यह क्या होता है? इसमें देश काल समय ये सब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती, ये इन सब से यह कल्पना मुक्त होती है। और साथ साथ यह किस पर आधारित होता है? स्मृति पर आधारित होता है। दूसरा है यह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। जाहिर सी बात है कि जब यह स्मरण पर आधारित है तो अपनी इच्छा शक्ति से संचालित भी होती है और रूपांतरित भी होती है। तीसरा क्या है? यह अपने उपयोग की सामग्री सहचर्य नियम से ग्रहण करती है। अब चूंकि रम्य कल्पना जो होती है एक प्रकार से यांत्रिक कल्पना होती है, तो जहाँ यांत्रिक कल्पना होगी वहाँ पे एक प्रकार का नियम होगा, एक प्रकार की सामग्री को उपयोग करने का एक क्रम होगा। तो यही कह रहा है कि यह अपने उपयोग की सामग्री सहचर्य नियम से ग्रहण करती है। चौथा है इसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। चूंकि ये एक यांत्रिक कल्पना होती है, यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो भी उपयोज्य सामग्री होगी वह क्या होगी? स्थिर होगी और सुनिश्चित होगी। क्योंकि यांत्रिक जो चीज़ें होती हैं उसकी जो भी प्रक्रिया होती है, उसका जो क्रम होता है वो स्थिर होता है, सुनिश्चित होता है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं रम्य कल्पना या ललित कल्पना के बारे में। अब आगे हम ये भी देख लेंगे कि ये जो रम्य कल्पना है ये आखिर क्या है और कल्पना तथा रम्य कल्पना में क्या अंतर है। तो देखिए अब हम कल्पना और रम्य कल्पना के कुछ महत्वपूर्ण अंतर को देखेंगे। आपको पता ही है कि कल्पना को कॉलरिज ने महत्वपूर्ण बताया है सबसे ज़्यादा। तो यह बिंबों को विगलित कर नए रूप में परिवर्तित करती है। अब कल्पना है चूँकि यह प्रतिभा का अंग है और यह नैसर्गिक होती है, जन्मजात होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सृजनशीलता भी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा भी है अभी अभी। तो जाहिर सी बात है कि नए रूप में यह परिवर्तित होगी, नए बिंबों का, नए विधानों का नए रूप में यह सृजन करेगी। वहीं रम्य कल्पना क्या होती है कि यह बिंबों को सिर्फ पास पास रख देती है, कोई परिवर्तन नहीं करती है। रम्य कल्पना क्या है? एक प्रकार की यांत्रिक कार्य पद्धति है और यांत्रिक कार्य पद्धति नया सृजन तो नहीं करेगा, वो वही करेगा जो वो करता आया है, ठीक है। तो कहते हैं कि यह बिंबों को सिर्फ पास पास रख देती है, परिवर्तन नहीं करती। एक तरीके से ट्रिक के रूप में आप ये जान लीजिए कि ये एक प्रकार से यांत्रिक रूप होने के कारण जो फिट किया गया है वही प्रस्तुत करेगा, कुछ नया नहीं अलग सा प्रस्तुत कर देगा। दूसरा अंतर है कल्पना का कि कल्पना अंतः प्रेरणा
प्रत्यक्ष आदि से सामग्री ग्रहण करती है। अब जाहिर सी बात है कि यह मौलिक होती है तो आंतरिक प्रेरणा से ही प्रेरित होगी, आंतरिक प्रेरणा से ही सामग्री ग्रहण करेगी और यह क्या होगी, प्रत्यक्ष होगी। जबकि रम्य कल्पना प्रधानता स्मृति से सामग्री ग्रहण करती है और स्मृति में बहुत सारी चीज़ें आती भी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हैं। तो इस प्रकार ये केवल सामग्री कहाँ से ग्रहण करती है, स्मृति से ग्रहण करती है। कल्पना जैव कार्य पद्धति पर आधारित होती है। जैव कार्य पद्धति के बारे में अभी हमने पढ़ा ही कि क्या होता है। और रम्य कल्पना यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित होती है। जिस प्रकार एक यंत्र कार्य करता है उसी प्रकार रम्य कल्पना भी कार्य करती है, उसकी पद्धति भी वही है। कल्पना प्रतिभा की उपज होती है जबकि रम्य कल्पना प्रज्ञा की उपज होती है। जैसे कि प्रज्ञा के बारे में हमने पढ़ा ही कि प्रज्ञा धीरे धीरे समझ जब जुड़ती जाती है तब हम एक समझ पे टिकते हैं जाकर के। कहने का तात्पर्य है कि ये जो रम्य कल्पना है एक क्रम में चलती है, एक प्रकार से प्रज्ञा की उपज है। तो इस प्रकार कल्पना और रम्य कल्पना में आपने महत्वपूर्ण अंतरों को देख लिया कॉलरिज के आधार पर। आगे देखेंगे अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात कॉलरिज ने किया है। तो अंग्रेजी आलोचना में व्यवहारिक आलोचना की बात करें तो किसने इसका सूत्रपात किया, कॉलरिज ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार आपने कॉलरिज के संपूर्ण काव्य भाषा के संबंध में, उनके जो भी कल्पना के संबंध में सिद्धांत थे, उनकी जो भी विचारधारा थी और वर्ड्सवर्थ को उन्होंने जिस हिसाब से काटा है अपनी बातों से, कल्पना को साबित करके कि भाषा संबंधी यदि कोई विचार है तो वो केवल कल्पना पर आधारित है। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण कॉलरिज को पढ़ लिया है। आशा करती हूँ कि अब कॉलरिज को समझने में, उनकी काव्य भाषा और उनकी कल्पना संबंधी सिद्धांत को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो की PDF यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करें, मैं वहाँ आपको उसे उपलब्ध करा दूँगी। चैनल पर पहली बार आए हैं, पसंद आए हुए वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से होती रहे। और अब समय है देख लेंगे हम पिछली वीडियो के प्रश्न को, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह किसकी उक्ति है। जिसका सही उत्तर है यह विलियम वर्ड्सवर्थ की उक्ति है। उन्होंने ही कहा था कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। और देख लेंगे जिन जिन विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है उनमें है अरविंद कुमार यादव, मोहित पवार। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो, आपने बिल्कुल प्रश्न का सही उत्तर दिया है। और बाकी के विद्यार्थी से भी मैं यही आशा करती हूँ कि आप भी प्रश्न का उत्तर दें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और देख लेंगे अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का हमारा प्रश्न है कि कॉलरिज के महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है। तो जल्दी से इसका उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ लिखकर भेज दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और लोगों तक भी इसे शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ और लोगों को भी मिलता रहे। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में क्रोचे के साथ। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।